नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है आपका सीटेट का पेपर दिसंबर 14 को है। तो उसके लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी पेडागॉजी प्लस हिंदी के जो गद्यांश होता है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। ये टोटल आपके 30 प्रश्न रहेंगे बिल्कुल आपके पेपर के पैटर्न के तहत। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए पहला आपका जो है गद्यांश देखते हैं हम। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपको एक गद्यांश दिया गया है कि प्रणाम का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। यह अपने से बड़ों, श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धजनों, गुरुजनों, अतिथियों, साधु संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। वस्तुतः प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाना का बीज मंत्र है। प्रणाम के संबंध में मनु की मान्यता है कि वृद्धजनों व माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों की वृद्धि होती है। ठीक है, चारों की वृद्धि होती है। किसके अनुसार? मनु के अनुसार। ठीक है, प्रणाम के बल पर ही बालक मार्कंडेय ने सप्त ऋषियों से चिरंजीवी होने का वरदान मांगा था। किसने? मार्कंडेय ने किससे? सप्त ऋषियों से चिरंजीवी होने का, ठीक है, वरदान मांगा था। महाभारत के युद्ध में आरंभ में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य एवं महाराज शल्य को प्रणाम करके उन्हें विजय भाव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। ठीक है, प्रणाम के महत्व निरूपित करते हुए संत तुलसी कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता है। यानी इस जो आपका गद्यांश दिया गया है इसमें किसका महत्व बताया गया? आपका प्रणाम का महत्व आपका बताया गया है कि प्रणाम के क्या क्या महत्व होते हैं। कि जो प्रणाम करता है वह क्या है, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करता है। ठीक है, और फिर जो यहाँ पे आपका बताया गया है कि यह क्या है, आपका जीवन रूपी यह क्या है, एक अन्न उगाने वाला एक बीज मंत्र है। ठीक है, और मनु के संबंध में यह है कि वह क्या कहा था उन्होंने कि यह क्या होता है, उसकी आयु, अगर जो व्यक्ति प्रणाम करता है उससे क्या है, उसके माता पिता प्रसन्न रहते हैं और तथा उसकी आयु में भी क्या है, वृद्धि होती है। मार्कंडेय ने फिर क्या है, चिरंजीवी से क्या है, सप्त ऋषियों से चिरंजीवी होने का वरदान मांगा था। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश रहा प्रणाम के बारे में। तो चलिए अब आप देखते हैं, पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रणाम किसका प्रतीक है? संस्कृति का, आत्मीयता का, मानव धर्म का या फिर परंपरा का? तो आपके जो है यहाँ पर से आपको जो है आपका पैराग्राफ से देखना पड़ेगा कि प्रणाम क्या है, वह क्या है, आपका आत्मीयता का आपका प्रतीक है। यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका, प्रणाम करने वालों को किसकी प्राप्ति होती है? विद्या की, अन्न की, जीवन की, आनंद की। ठीक है, तो जो प्रणाम करते हैं उनको किसकी आपका जो अनुभूति होती है, उन्हें क्या है, जो विद्या की अनुभूति। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं आपका, बालक मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान किसने दिया था? पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोण ने, सप्त ऋषियों ने या फिर युधिष्ठिर ने? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी जो है, सप्त ऋषियों ने। अगला देखते हैं आपका, सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख झुकने से तात्पर्य है स्वाभिमान की समाप्ति, झुककर प्रणाम करना, झुककर समर्पण करना या फिर अहंकार की समाप्ति। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा अहंकार की समाप्ति। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सप्तऋषि शब्द में समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। ठीक है, सप्तऋषि, तो यह हो जाएगा आपका द्विगु समास। यह समास क्या है? आपका द्विगु समास है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका, जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है नित्य सेवा करना, प्रणाम करना, संस्कृति या फिर परंपरा। तो हमने पढ़ा था कि यह क्या है, एक अन्न उगाने वाला एक बीज मंत्र कौन सा है? आपका जो है प्रणाम है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, नित्य का विलोम क्या होगा? नित्य का विलोम शब्द क्या होगा? निरंतर, असमान, अनित्य या फिर कभी कभी। तो नित्य का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनित्य। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका,
सम्मुख में कौन सा उपसर्ग है? सम्मुख में कौन सा उपसर्ग है? सन, सम, सम या फिर सम। ठीक है, तो सम्मुख, तो सम्मुख में जो है सम हो जाएगा, ये सम धन मुख हो जाएगा ये। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग ये सम हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका रहा एक पहले गद्यांश से। अगर दूसरा गद्यांश देखेंगे हम, इसी पेपर में आपका जो है दूसरा गद्यांश भी पूछा गया है आपका। तो दूसरा गद्यांश क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ते हुए दिए गए प्रश्नों का आपको क्या है? प्रश्नों का आपको सही विकल्प चुनना है। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसे चाहे वैसे रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति होती है जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। यानी आपका जो पहला जो ये आपका गद्यांश है, यह किसके बारे में बता रहा है? विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया जा रहा है कि जिस तरह हम बच्चे को जिस व्यवहार में डालेंगे, जिस आचरण जैसा आचरण देंगे उसे वैसे ही वह रूप ले लेगा। ठीक है, वह एक कोमल वृक्ष की तरह है। ठीक है, कि जिसे जिधर चाहा उधर मोड़ दिया। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं है और उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट जाती हैं। ठीक है, अगर बच्चा क्या है मैच्योर हो जाएगा तो उसका क्या है व्यवहार में परिवर्तन या फिर उसका जो चरित्र निर्माण है वह नहीं हो सकेगा, वह कठोर हो जाएगा। ये इसका तात्पर्य है। छात्रावास उस श्वेत चादर की तरह होता है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। सफ़ेद चादर एक बार जो रंग चढ़ जाए तो चढ़ जाए, ठीक है, फिर से वह पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्राचीन काल में ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसी अवस्था में सुसंस्कार और सद्वृत्तियाँ पोषित की जाती हैं जा सकती हैं। इसलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता है। ठीक है, यह के पूरा जो ये आपका गद्यांश है यह विद्यार्थी के जीवन पर निर्भर करता है कि हम उसका पर्सनैलिटी किस प्रकार से डेवलप करते हैं। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इस गद्यांश आपका प्रश्न क्या दिया गया आपका? व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? प्राचीन काल, पूर्व अवस्था, छात्रावास या फिर विकसित अवस्था। ठीक है, तो व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय जो है वह आपका छात्रावास है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका छात्रावस्था की तुलना कि विकसित पेड़ से करना क्यों ठीक नहीं है? ठीक है, कि छात्रावस्था की तुलना विकसित पेड़ से करना क्यों ठीक नहीं है? पेड़ की शाखा टूट जाती है, शाखा तक पहुंचना आसान नहीं है, शाखाएं बहुत भारी होती हैं, विकसित पेड़ की शाखा मुड़ नहीं पाती है। ठीक है, तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा कि छात्रावस्था की तुलना विकसित पेड़ से क्यों करना ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विकसित पेड़ की जो शाखा होती है वह मुड़ नहीं पाती है, इसलिए क्या है हम छात्रावस्था की तुलना विकसित पेड़ से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बालक को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था? बालक को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था? उनमें सुसंस्कार और सद्वृत्तियाँ पोषित करनी होती है, इसलिए उन्हें क्या है गुरुकुल में छोड़ा जाता था। कठोर अनुशासन का पालन करना सिखाया जाता था। विद्यार्थी जीवन का महत्व स्वीकार हो या फिर घर में संस्कार देना संभव नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बालक को हम गुरुकुल में इसलिए भेजते थे ताकि उसमें क्या है सुसंस्कार और सद्वृत्तियाँ पोषित हो सके। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखता है आपका छात्रावस्था सफ़ेद चादर के समान है क्योंकि एक बार प्रभाव पड़ने पर बदला नहीं जा सकता है, जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है, जितना प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है, या फिर छात्रों में विरोध की भावना नहीं पनपती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक बार प्रभाव पड़ने पर बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, कि यहाँ पे पूछा गया है कि छात्रावास सफ़ेद चादर के समान है क्योंकि एक बार प्रभाव डालने पर बदला नहीं जा सकता है, जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है, जितना प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है, या फिर छात्रों में विरोध की भावना नहीं पनपती है। विरोध की भावना नहीं पनपती तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जितना प्रभाव डालना हो उतना ये भी आपका नहीं है। जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है, या फिर पहला कह रहा है कि एक बार प्रभाव पड़ने पर बदला नहीं जा सकता। इसका ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका विकसित विशेषण बना है
सर्वनाम से, संज्ञा से, क्रिया से या फिर अव्यय से जो विकसित है वह विशेषण किससे बना है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, क्रिया से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या धन अर्थी, विद्या धन आर्थी या फिर विद धन अर्थी या फिर विद धन आर्थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्या। विद्या तो रहेगा आपका, ठीक है, विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा ये, ठीक है, विद्यार्थी फिर हो जाना है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। श्वेत का पर्यायवाची नहीं होगा सफ़ेद, शुभ्र, धवल या फिर सत्वर। तो सफ़ेद का जो पर्यायवाची होता है, सफ़ेद भी होता है, शुभ्र भी होता है और धवल भी होता है, सत्वर नहीं होता है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके दो महत्वपूर्ण गद्यांश। इस प्रकार से आपका सीटेट में गद्यांश पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आपका यहाँ पे आपके पेडागोजी के प्रश्न में आपका लेकर के आया हूँ। 15 आपके पेडागोजी के प्रश्न भी हैं और 15 आपके पैराग्राफ के प्रश्न हुए, ठीक है। बहुभाषी कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षक विविधता के मुद्दे पर किस तरह चर्चा कर सकता है? ठीक है, यानी अगर आप एक शिक्षक हैं और आप क्या है, एक बहुभाषिक जो है विविधता पर आप जो है चर्चा करना चाहते हैं, तो किस तरह आप चर्चा करेंगे? कक्षा में विद्यालय की भाषा का प्रयोग करने की अनिवार्यता का आदेश देना बच्चों को क्या है, गलत हो जाएगा। बच्चों को उनकी मातृभाषा में नहीं बोलने के लिए हतोत्साहित करना, नहीं बोलने देना और हतोत्साहित करना गलत हो जाएगा। विद्यार्थी की मातृभाषा को महत्व देकर या फिर मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा करना, अनदेखा नहीं करना है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों की मातृभाषा को महत्व देने से आपको इस तरह आप जो है बहुभाषिकता को अपनी कक्षा में पोषित करेंगे। अगला देखते हैं आपका 3 वर्षीय बालक शब्दों, वाक्यांशों तथा संक्षिप्त वाक्यों के प्रयोग द्वारा सरल संप्रेषणात्मक कार्य करता है। यह बच्चे के किस कौशल का प्रस्तुतिकरण है? वाक क्षमता, साक्षरता, रचनात्मकता या फिर भाषा अधिगम। कि 3 वर्ष का बालक जो है वो शब्दों में भी आपका परिपूर्ण है, वाक्यांश तथा संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करता है, तो वह क्या दर्शा रहा है? तो इसको बोलेंगे आप वाक क्षमता। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं परा भाषा विज्ञान की जागरूकता है और व्यक्ति की योग्यता जो केवल भाषा को समझने भर की नहीं है, केवल जहाँ पे भी आ जाएगा आपका गलत हो जाएगा। व्यक्ति की संप्रेषण करने की योग्यता कहलाती है। व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता है। व्यक्ति की अनेक भाषाओं में पढ़ने तथा लिखने की योग्यता है। तो परा भाषा विज्ञान की जागरूकता क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उनके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता आपका पराभाषा विज्ञान कहलाती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। विद्यार्थी को शब्दों में वर्णों के क्रमों को याद करने में कठिनाई है तथा दृश्यात्मक स्मृति को जल्दी जल्दी खो देता है। यह कठिनाई किससे संबंधित है? तो ये आपका पठन विकार से प्रश्न आ गया आपका, डिसलेक्सिया से, डिसकैलकुलिया से, डिसग्राफिया से या फिर डिसप्राक्सिया से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसमें उसको कठिनाई हो रही है? उसको क्या है, शब्दों को क्रम में याद करने से जो कठिनाई हो रही है, ठीक है, यानी उसको पढ़ने से रिलेटेड आपका विकार है, तो ये हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, पठन विकार भी इसे हम हिंदी में बोलते हैं, पठन वैकल्य बोलेंगे हम, पठन वैकल्य, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका, ये बहुत ही फेमस प्रश्न है आपका, सीटेट में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? बोडो, भोजपुरी, संथाली या फिर आपका मणिपुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भोजपुरी भाषा। भोजपुरी भाषा आपकी 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है। भाषा अधिगम के लिए पहले से क्या होना आवश्यक है? एक अच्छी पाठ्यपुस्तक, प्रोत्साहन, भाषा के प्रति सकारात्मक सोच या फिर एक अच्छा शिक्षक। कि भाषा अधिगम के लिए सबसे पहले क्या होना आवश्यक है? तो पाठ्यपुस्तक जहाँ पे भी आ जाएगा ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और
इसका सही आंसर जो बेटर ऑप्शन होगा तीनों में से ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, प्रोत्साहन। सबसे पहले हमें बच्चे को क्या है, प्रोत्साहन करना है ताकि उसका क्या है, इंटरेस्ट बन सके। ठीक है। जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तीव्रता से पढ़ता या फिर पढ़ती है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहती है, यह प्रक्रिया डैश के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आएगी? स्कीमिंग रीडिंग, स्कैनिंग रीडिंग, गहन रीडिंग या फिर विस्तारित रीडिंग। ठीक है। केवल वह सार खोजने के लिए तीव्रता से पढ़ता है। और ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस रीडिंग को हम बोलते हैं स्किमिंग रीडिंग। क्या बोलते हैं आपका? इंग्लिश में भी आएगा आपका स्किमिंग। केवल हम सार जानने के लिए पढ़ते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका स्किमिंग रीडिंग। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका, अध्यापक होने के नाते यदि आप शब्द वाक्यों के अर्थ पर कार्य करते हैं तो यह किससे संबंधित होता है? अर्थ विज्ञान से, ध्वनि विज्ञान से, शब्द संरचना से या फिर वाक्य विन्यास से? अध्यापक होने के नाते यदि आप शब्द वाक्यों के अर्थ पर कार्य करते हैं, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका वाक्य विन्यास। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसे हम क्या बोलते हैं? आपका वाक्य विन्यास कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असहकालिक संप्रेषण का उदाहरण है? असहकालिक संप्रेषण का उदाहरण है समाचार पत्र, इंटरनेट संदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर इंटरनेट चैट। ठीक है। असहकालिक संप्रेषण यानी जिसमें हम क्या है आपका, ऑनलाइन नहीं है आपका। ठीक है। तो इंटरनेट क्या है आपका, ऑनलाइन है, वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन है, इंटरनेट चैट आपका ऑनलाइन है, तो ये आपका समाचार पत्र जो है, ठीक है, जिसमें आपका लिखित चलता है। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर डैश के ज्ञान को मुख्य रूप बोलने और लिखने में दक्षता के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। व्याकरण का, कौशल का, प्रभाव का या फिर प्रवीणता का? प्राथमिक स्तर पर यहाँ पे हो जाएगा आपका डैश के ज्ञान को मुख्य रूप से बोलने और लिखने में दक्षता के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण का। ठीक है। सॉरी, व्याकरण नहीं होगा यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक स्तर पर आपका जो है डैश के ज्ञान को मुख्य रूप से बोलने और लिखने में दक्षता के प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कौशल हो जाएगा। इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। अगला देखते हैं, यदि भाषा सीखने का एक व्यावसायिक प्रक्रिया नहीं है तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। भाषा प्रयास से सीखी जाती है, भाषा एक प्रणाली है, भाषा अपने आप में अद्वितीय है, भाषा में सदैव बदलाव होता रहता है। क्या बोल रहा है कि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो तब हमें कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो यह प्रयास से सीखी जाती है, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा आपका कि यह क्या है, भाषा जो है प्रयास से सीखी जाती है। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि मुख्य रूप से भाषा के किस कौशल पर बल देती है? व्याकरण अनुवाद विधि यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, आपका मातृभाषा का प्रयोग करके दूसरी भाषा सीखी जाती है। ठीक है। तो सुनने बोलने पर, पढ़ने लिखने पर, सुनने लिखने पर या फिर बोलने पढ़ने पर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, पढ़ने लिखने पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिग्रहण भाषाई दक्षता के लिए महत्वपूर्ण है? अधिग्रहण के लिए। ठीक है। तो अधिग्रहण करते हैं हम लोग, यानी कुछ ग्रहण कर रहे हैं हम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनना और पढ़ना में हम क्या है, ग्रहण करते हैं। ठीक है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर स्लाइड प्रस्तुतिकरण करने का निर्देश दिया। विद्यार्थियों को इसमें चित्रों, आरेखों, वीडियो के अंशों तथा लिंकों को सम्मिलित करना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद विद्यार्थी कौन सी दक्षता का प्रदर्शन करेंगे? ठीक है। मीडिया पर समाज के प्रभाव का विश्लेषण करने की, सूचना देने तथा प्रभाव बताने की, मीडिया के विभिन्न रूपों के प्रयोग से प्रस्तुतिकरण को तैयार करने की लिए युक्तियां तथा रचनात्मक तकनीकों का प्रदर्शन करना, या फिर मीडिया प्रस्तुतिकरण के सौंदर्यबोधी प्रभाव को पहचानना? तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद विद्यार्थियों में कौन सी दक्षता प्राप्त होगी? ठीक है।
वो स्लाइड कर रहे हैं जिसमें चित्र हो रहे हैं, आरेख वीडियो सब आ रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना देने तथा प्रभाव बताने का। ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब आपका लास्ट प्रश्न है आपका कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा किस कक्षा तक के लिए करता है? यानी कौन सी कक्षा तक आपको जो है मातृभाषा पढ़ानी चाहिए? ठीक है, आरटीई ने जो आया, आरटीई जो था, ठीक है, यह आपका आया था 1 अप्रैल 2009 को। ठीक है, और लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल आपका 2010 में आपका लागू हुआ था। ठीक है, लागू हुआ 2010 में और आया था आपका बिल बन के आपका कब आया था? 1 अप्रैल 2009 में। तो इसने बोला था कि बच्चों को हमें क्या है मातृभाषा में तक पढ़ाना है, लेकिन किस कक्षा तक? यह हो जाएगा आपका 8वीं कक्षा तक बच्चे को क्या है मातृभाषा में पढ़ाना है। यह आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपका कहता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर कमेंट करें, और प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।